जी, मैम आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पंजाब में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं एसएससी सीएचएस का टॉप 50 जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। और जिन लोगों ने भी एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई किया है, प्लीज़ आप ये टॉप 50 का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा कि आप अपना क्वेश्चन कितना तक सॉल्व कर पाते हैं। और अगर सॉल्व करते हैं जितना तक भी आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये टोटली आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। तो प्लीज़ इतना ही कहूँगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे है। तो आप बताइए कि मौर्य काल में जो था वो संचार और संस्था का जो संबंध था वो किससे था। तो ऑप्शन ए विदेश व्यापार से, ऑप्शन बी गुप्तचर व्यवस्था से, ऑप्शन सी जनगणना की समिति से, या ऑप्शन डी स्थानीय शासन से। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मौर्य काल में जो है संस्था एवं संचार का जो संबंध था वो गुप्तचर व्यवस्था से था, जिसमें एक संस्था में गुप्तचर रहते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमकर अपना कार्य करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सरकार की किस नीति का बजट एक पत्र लेख है। ठीक है, तो बताइए कि बजट जो है वो पत्र लेख है, तो वो सरकार की किस नीति का। तो ऑप्शन ए वाणिज्य नीति का, ऑप्शन बी मुद्रा बजट नीति का, ऑप्शन सी मौद्रिक नीति का, या ऑप्शन डी राजकोषीय नीति का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। राजकोषीय नीति का जो है वो सरकार की राजकोषीय नीति का बजट एक पत्र लेख है। का जो बजट जो है वो प्रस्तुत होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च में, जिसमें जो है वो सरकार की प्राप्त व्ययों का जो है वो विवरण होता है बजट में। ये तो आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा हड़प्पा कालीन नगर तीनों भागों में विभाजित था। तो बताइए हड़प्पा कालीन का कौन सा ऐसा नगर है जो तीनों भागों में विभाजित था। तो ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा, या ऑप्शन डी बेलपत। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो हड़प्पा कालीन का जो धौलावीरा नगर था वो तीनों भागों में विभाजित था। तो मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन से भाग में जो है वो विभाजित था, क्योंकि ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। याद रखिएगा कि सबसे पहला था दुर्ग भाग। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन का पहला भाग जो विभाजित था वो दुर्ग भाग में विभाजित था। बात करें दूसरा का, तो एक था निचला नगर, लेकिन उससे पहले था गाइस मध्यम वर्ग। ठीक, पहला दूर था, दूसरा हमारा था मध्यम, और तीसरा हमारा था निचला। ठीक, ये तीनों आप याद रखिएगा। इस तीनों भाग में जो है ये हमारा धौलावीरा जो है वो विभाजित था, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता था कि ये 3 ऑप्शन दे देता और 4 ऑप्शन देता, बोल रहे इसमें से किसमें था जो धौलावीरा उस नगर में विभाजित नहीं था। तो याद रखिएगा कि दूर, मध्यम और निचला में जो है वो हमारा धौलावीरा विभाजित था। ठीक है, और गाइस एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा कि जो धौलावीरा की जो खोज है वो 1967 में जो है जेपी जोशी ने किया था। 1967, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 1967 में जो है इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था वो किस मॉडल पर आधारित था। तो बताइए कि भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मॉडल था उस किस मॉडल पे आधारित था। तो ऑप्शन ए हेराल्ड डोमर मॉडल पे, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी मॉडल पे, या ऑप्शन सी महालनोबिस मॉडल पे, या ऑप्शन डी नेहरू मॉडल पे। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो पहली पंचवर्षीय योजना जिस मॉडल पे आधारित थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और गाइस अगर आपसे ये पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना तक से कितना तक था, तो याद रखिएगा 1951 से लेकर 1956 तक था जो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। तो गाइस प्लीज इस सब कुछ चीजों को नोट करते हुए चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं। तो बिजली बिल हर किसी के घर में आता है,
तो बताइए कि उस टाइम जब हम उसका पे करने जाते हैं तो वो हम किस लिए करने जाते हैं? तो ऑप्शन ए, उपयोग हुए आवेश के लिए। तो गाइस आवेश का मतलब होता है करंट, ठीक है, सॉरी चार्ज। तो याद रखिएगा आवेश का मतलब होता है चार्ज। ऑप्शन बी, उपयोग हुए विद्युत के लिए, यानी कि उपयोग हुए करंट के लिए, विद्युत का मतलब करंट। या ऑप्शन सी, उपयोग हुए शक्ति के लिए, मीन्स पावर के लिए। या ऑप्शन डी, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए, मतलब कि एनर्जी के लिए। तो बताइए कि हम जो बिजली बिल का भुगतान करते हैं वो किस लिए करते हैं? ऑप्शन ए करंट के लिए, ऑप्शन सॉरी चार्ज के लिए, ऑप्शन बी करंट के लिए, ऑप्शन सी पावर के लिए, या ऑप्शन डी एनर्जी के लिए। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इसका। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उपयोग हुए ऊर्जा के लिए मतलब उपयोग हुए जो एनर्जी जो होता है उसके लिए जो है हम बिजली बिल का भुगतान करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत का उत्तरी मैदान इनमें से किससे बना हुआ है? ऑप्शन ए कायांतित मृदा से, ऑप्शन बी क्रिस्टलीय चट्टान से, या ऑप्शन सी आग्नेय शिला से, या ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा से। सो गाइस उत्तरी मैदान जो है वो हमारा जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। और याद रखिएगा गाइस कि ये भारत में 40% क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है ये मिट्टी, ठीक है। तो इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। या फिर दोमट और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा जलोढ़ मृदा जो है इसे यहाँ पे आपको दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी का भी ऑप्शन रहता है। तो याद रखिएगा ये जलोढ़ मिट्टी का ही नाम है, जो कि ये 40% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। और ये याद रखिएगा ये जो जलोढ़ मृदा होता है ये सबसे उपजाऊ होता है, ठीक है, ये सबसे उपजाऊ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कहाँ स्थित थी? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी लुम्बिनी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी जो पाटलिपुत्र स्थित थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किस वर्ष शुरू हुए? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप लोग देखते होंगे हर एक्टर्स को मिलता है या एक्टर को मिलता है। तो बताइए कि ये जो शुरू हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1969, या ऑप्शन डी 1975। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1969 में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू हुआ था। और यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले जिसे मिला था वो देविका रानी रोनिक के नाम से जो थी उनको सबसे पहले ये पुरस्कार मिला। तो ये भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि सबसे पहला जो पुरस्कार है दादा साहब फाल्के वो किसे मिला? तो याद रखिएगा देविका रानी को 1969 में ये शुरू हुआ। ये दोनों चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में कब सम्मिलित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो बताइए कि शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में कब सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन ए 71वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 93वें संविधान संशोधन, या ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 103वें संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार जब मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया तो वो संशोधन था 86वां संविधान संशोधन। और याद रखिएगा ये 86वां संविधान संशोधन जो है वो हुआ था 2000 में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2000 जो था उसमें ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, या ऑप्शन डी सिक्किम। तो गाइस नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो बताइए सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो ऑप्शन ए राइबोसोम में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, या ऑप्शन डी पेरोक्सीसोम में। तो गाइस याद रखिएगा सौर ऊर्जा
एटीपी में बदलती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्लोरोप्लास्ट में। और इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है वो पौधे का रंग हरा दिखता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? ऑप्शन ए फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज या ऑप्शन डी सुक्रोज। तो गाइस बताइए कि सबसे मीठी चीनी जो है वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा फ्रुक्टोज, जो है वो हमारी सबसे मीठी चीनी है, फ्रुक्टोज। ठीक है, और गाइज यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। जो फ्रुक्टोज होता है वो 1.7 गुना जो है ये सामान्य चीनी से मीठा होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सामान्य गुना जो है 1.7 गुना जो है वो सामान्य चीनी से ज्यादा मीठी होती है। अगर बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज है 0.74। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.74 जो है गुना है वो सामान्य चीनी से ज्यादा मीठी होती है। और जो गाइस माल्टोज होता है वो 0.45। ठीक है, और सबसे मीठी चीनी होती है वो सुक्रोज होती है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बताइए कि आलू जो उत्पादन होता है हमारे भारत में, इसमें विश्व में कितने नंबर पे है? तो ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आलू उत्पादन के मामले में है जो भारत तीसरे स्थान पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नारियल का खाने योग्य जो भाग होता है वो कौन सा भाग है? तो ऑप्शन ए पूर्ण बीज यानी पूरा बीज, ऑप्शन बी फल विधि, ऑप्शन सी बीजावरण या ऑप्शन डी भ्रूण कोश। तो गाइस याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भ्रूण कोश जो है वो नारियल का खाने योग्य भाग होता है गाइस। और ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा खाने योग्य भाग होता है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में, इनफैक्ट आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि कौन सी मिट्टी जो है वो भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर पाई जाती है? तो बताइए कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जो भारत के पूर्वी तटों पर भी पाई जाती है और पश्चिमी तटों पर भी? तो ऑप्शन ए लाल चट्टानी, ऑप्शन बी काली कपासी, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी या ऑप्शन डी कछारी मिट्टी। तो गाइस याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेटेराइट मिट्टी जो है वो भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा जो प्रचलित थी वो नहीं थी? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा थी, किसमें जमींदारी, किसमें महलवारी। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बताइए कि किसमें जो है वो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? सो वह सबसे पहले ये याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने भारत पे 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी, जिसमें हमारा पहला था इजारेदारी प्रथा, दूसरा था हमारा अस्थायी बंदोबस्त और तीसरा था हमारा महलवारी प्रथा। तो याद रखिएगा जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो थी वहां जो लागू थी वो हमारा अस्थायी बंदोबस्त प्रचलित थी, यानी कि जो उड़ीसा है और ऑप्शन सी बंगाल और ऑप्शन डी बिहार, यहाँ जो हमारा था वो अस्थायी बंदोबस्त था। लेकिन जो पंजाब में था यहाँ हमारा महलवारी व्यवस्था था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि किस क्षेत्र में जो है वो अस्थायी बंदोबस्त प्रथा जो है वो प्रचलित नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाब। ठीक है, क्योंकि यहाँ महलवारी प्रथा प्रचलित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1998,
ऑप्शन सी 2000 या ऑप्शन डी 2001 में। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1998 देगा और कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन 1909 भी दे देगा, तो याद नहीं रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बस याद रखिएगा कि 1998 या फिर 1999 ठीक है। यहाँ जो है वो ईवीएम का प्रयोग हुआ था और सबसे पहले भारत के किस राज्य में, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये केरल राज्य में जो है वो सबसे पहले जो है ईवीएम का प्रयोग हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है। तो जो अभी चुनाव जो हुआ है इसमें एक निर्वाचन सूची जो तैयार करता है, तो बताइए कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ऑप्शन ए निर्वाचन अधिकारी की, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग की, ऑप्शन सी स्थानीय प्रशासन की, या ऑप्शन डी सांसद की। सो गाइस बहुत लोगों को लगता है कि निर्वाचन सूची जो है वो निर्वाचन अधिकारी ही तैयार करते होंगे, इसकी जिम्मेदारी है, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निर्वाचन सूची तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग की है, ना कि निर्वाचन अधिकारी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अमृत क्रांति का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे है। तो ऑप्शन ए नदी जोड़ो परियोजना से, ऑप्शन बी बागवानी से, ऑप्शन सी मसाला उत्पादन से, या ऑप्शन डी फल उत्पादन से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नदी जोड़ो परियोजना से जो है वो हमारा अमृत क्रांति का संबंध था। और याद रखिएगा अगर बात करें हम फल उत्पादन की, तो फल उत्पादन का संबंध है वो सुनहरी क्रांति से, ठीक है। तो अगर ये पूछे कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे, तो वो हमारा फल उत्पादन से हो गया। अगर बागवानी का पूछे तो ये याद रखिएगा ये हमारा स्वर्ण, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही, तो यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसको नोट जरूर करते जाइएगा, प्लीज नोट जरूर बना दे, क्योंकि सिर्फ मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो जो भी चीज मैं बोल रही हूँ प्लीज उसको नोट करते जाइएगा। तो याद रखिएगा बागवानी जो है इसको स्वर्ण क्रांति के नाम, स्वर्ण क्रांति का है। अगर मसाला उत्पादन से बात करें तो ये बादामी क्रांति, ठीक है। तो इसमें जो है ये बादामी क्रांति याद रखिएगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ बादामी लिख देती हूँ, यहाँ आगे क्रांति आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये बादामी क्रांति से संबंधित है, ठीक है, मसाला उत्पादन। और अमृत क्रांति जो है वो आपका नदी जोड़ों से है, ये तो बता ही दी हूँ। अगर फल उत्पादन की बात करूँ तो ये आपका सुनहरी क्रांति से है, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ सुनहरी क्रांति, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा गाइस और नोट करते चलेगा, इनफैक्ट इसे याद भी रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं आपसे अमृत क्रांति पूछे, इसमें कोई भी क्रांति पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति जो है वो हमारा बागवानी से हुआ, और बादामी हमारा मसाला उत्पादन से, और अमृत क्रांति तो हमारा नदी जोड़ों से परियोजना से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सार्क, ठीक है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है। तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 4। तो सबसे पहले गाइस सार्क का फुल फॉर्म बता दूं, तो आप सभी को पता होगा कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जो है ये हमारा सार्क का फुल फॉर्म है। तो इससे साउथ, इससे हमारा हो जाएगा साउथ, ए से हो जाएगा हमारा एशियन, और फिर ए से हो जाएगा एसोसिएशन, फिर आर से हमारा एसोसिएशन फॉर, आर से हमारा रीजनल, और सी से कॉर्पोरेशन, ठीक है। कि सदस्य देशों की संख्या कितनी है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टोटल जो है वो 8 सदस्य देशों की संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले पहले कौन कौन सा 8 देश है, तो मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूँ, बाकी आप पूरा इसका नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ तो ये है हमारा अफगानिस्तान, ए से हमारा अफगानिस्तान। दूसरा मैं बात कर रही हूँ बी से हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फिर बी के, तो बी से हमारा हो जाएगा भूटान, ठीक है। आप नोट करते रहिएगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें तो फिर हमारा है इंडिया, ठीक है, ये 4 इधर हो गया। और फिर अगर बात करें तो हमारा है मालदीव, तो यानी कि एम लिख रही हूँ। फिर उसके बाद हमारा है नेपाल, तो ये यहाँ पे एन लिख दे रही हूँ। फिर उसके बाद हमारा पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। तो फिर पी से पाकिस्तान और ए से हमारा हो गया श्रीलंका, ठीक है। तो याद रखिएगा ए से अफगानिस्तान, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, आई से इंडिया, एम से हमारा मालदीव, एन से हमारा हो गया नेपाल, पी से हो गया हमारा
पाकिस्तान और एस से हमारा हो गया श्रीलंका। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि भारत यानी पहली बार जो है परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया। तो बताइए कि परिसीमन आयोग का गठन, मैं एक बार बता देती हूँ कि परिसीमन आयोग का गठन आपका टोटल 4 बार किया गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ, दूसरी बार कब हुआ, तीसरी बार कब हुआ, चौथी बार कब हुआ, मैं इस चारों को बताऊंगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पहली बार कब हुआ। तो ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, या ऑप्शन सी 1952 में, या ऑप्शन डी 1956। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1952 में जो है वो हमारा पहली बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ। तो ये जो है वो पहली बार तो परिसीमन आयोग का गठन हमारा 1952 में हुआ। अब मैं बताऊंगी दूसरी बार कब हुआ, तीसरी बार कब हुआ और चौथी बार कब हुआ। तो यहाँ पे आप नोट करते जाइएगा गाइस, वो पहली बार था, अब हम दूसरी बार की बात करें। ठीक है, तो दूसरी बार जो हुआ था वो हमारा हुआ था 1962 में, इसका गठन हुआ था। तो यहाँ पे मैं लिखती जा रही हूँ गाइस, प्लीज नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चलिए तीसरी बार की बात करो तो 1972 में हुआ। तो यहाँ पे मैं लिखती जा रही हूँ गाइस, प्लीज इसको नोट करते जाइएगा। तीसरी बार की अगर हम बात करें तो ये हुआ था हमारा 1972 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1972। उसके बाद अगर हम बात करें चौथी बार की, तो चौथी बार जो हुआ था वो हमारा हुआ था 2002 में। ठीक है, तो 2002 में जो है वो हमारा चौथी बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा। तो परिसीमन आयोग का जो गठन है वो टोटल हुआ है 4 बार। ठीक है, 4 बार गठन हुआ है, प्लीज नोट बनाते जाइएगा गाइस। टोटल गठन इसका 4 बार हुआ, जिसमें पहली बार हुआ है 1952 में, दूसरी बार हुआ 1962 में, तीसरी बार हुआ हमारा 1972 में, और चौथी बार हुआ 2002 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मलेरिया रोग जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी फेफड़ा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्लीहा। ठीक है, मलेरिया रोग से शरीर का प्लीहा अंग जो है वो प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है वो किस में मापते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है guys। तो बताइए कि कंप्यूटर में किसी शब्द की अगर हमें लंबाई मापनी है तो किससे मापेंगे। तो ऑप्शन ए बाइट से, ऑप्शन बी बीट से, ऑप्शन सी मीटर से, या ऑप्शन डी मिलीमीटर से। तो बहुत लोग जाते हैं और बाइक पे टिक करके चले आते हैं, जो कि ये गलत आंसर है गाइस। कंप्यूटर में अगर हम किसी शब्द की लंबाई मापते हैं वो बीट में मापते हैं, ना कि बाइट में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो कब हुआ। तो आपसे यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि सीधा कंप्यूटर का आविष्कार नहीं पूछ रहा है, आपसे आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार पूछ रहा है। तो बताइए कब हुआ। ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी 1960 में, या ऑप्शन सी 1950 में, या ऑप्शन डी 1965 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1946 में जो है वो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की जो है वो स्थापना की है। तो ऑप्शन ए तुलु वंश, ऑप्शन बी सोम वंश, ऑप्शन सी संगम वंश, या ऑप्शन डी नागम वंश। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। संगम वंश जो है वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। ठीक है, और याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि संगम वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की। तो ये भी याद रखिएगा 1336 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है हमारा वो किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी त्रिपुरा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो है वो हमारा कालीबंगा स्थित है। तो मैं यहाँ पे हनुमानगढ़ भी लिख देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम वगैरह ये सब कोई भी एग्जाम दीजिएगा गाइस, तो वहां पे आपको ये सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो है वहाँ हमारा कालीबंगा जो है वो स्थित है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो बताइए पेनगंगा जो है वो किस नदी की सहायक नदी। ऑप्शन ए गोदावरी की, ऑप्शन बी कृष्णा की, ऑप्शन सी नर्मदा की, या ऑप्शन डी कावेरी की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पेनगंगा जो है वो हमारा गोदावरी नदी की जो है वो सहायक नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने वोट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। और ये भी बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। तो बताइए कि अंग्रेजों ने जो है वो वोट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। ऑप्शन ए 1833 ईस्वी के बाद, ऑप्शन बी 1877 ईस्वी के बाद, या ऑप्शन सी 1858 ईस्वी के बाद, या ऑप्शन डी 1790 ईस्वी के बाद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1858 ईस्वी के बाद जो है वो उसमें हमारा अंग्रेजों ने वोट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी दक्षिण एशिया से, ऑप्शन सी पूर्व एशिया से, या ऑप्शन डी केंद्रीय एशिया से। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि भारत में जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, जो कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो गाइस केंद्र का ही केंद्रीय एशिया में ही मध्य एशिया आता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको ही मध्य एशिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के रहते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ प्लीज गाइस नोट जरूर बनाइए, क्योंकि ये टोटली आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप जितने भी लोग एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई प्लीज इसका नोट जरूर बनाइए, ट्रस्ट में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि गोबर छत्ता जो है वो किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बताइए गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए मृतजीवी, ऑप्शन बी परागशरणी, या ऑप्शन सी परजीवी, या ऑप्शन डी स्वपोषी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मृतजीवी, ठीक है। गोबर छत्ता जो है वो मृतजीवी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 31 है guys, और क्वेश्चन नंबर 31 का है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वो हमारा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी सूरत, या ऑप्शन डी अमरावती। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले जो भारतीय मौसम विज्ञान का संस्थान था वो हमारा कोलकाता में था। फिर कोलकाता के बाद हो गया शिमला, और शिमला के बाद गया पूना, और फिर पूना के बाद जो है वो नई दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। मैंने संस्थान से टोटल 3 प्रश्न लिए गाइस, क्योंकि यहाँ से आपको जो है वो एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेंगे गाइस। तो बताइए कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है। तो ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी कटक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो हमारा कटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी रांची, या ऑप्शन डी इंदौर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, देहरादून, ठीक है। तो सबसे पहले मौसम विज्ञान के बारे में बोले कि इसका संस्थान कहाँ है, तो वो था आपका नई दिल्ली। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वो आपका कटक, और पेट्रोलियम संस्थान जो है वो आपका देहरादून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। ऑप्शन ए टाका, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी डॉलर, या ऑप्शन डी रुपया। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम जो है वो टाका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो माने जाते हैं किसको। तो ऑप्शन ए वुडवर्थ को, ऑप्शन बी वॉटसन को, या ऑप्शन सी विलियम जोन्स जेम्स को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वेल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो माने जाते हैं वो विलियम जेम्स को माने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत में कुल रबर उत्पादन में से कितना उत्पादन जो है वो केरल द्वारा किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे सिर्फ आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत में कुल रबर उत्पादन में जो केरल का कितना है, लेकिन ये याद रखिएगा रबर उत्पादन में सबसे पहला राज्य जो है वो केरल का ही आता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 60% या ऑप्शन बी 70% या ऑप्शन सी 80% या ऑप्शन डी 90%। तो शायद गाइस भारत में जो कुल रबर का उत्पादन जो केरल द्वारा किया जाता है वो टोटल 90% किया जाता है, ठीक है। केरल का 90% जो है सिर्फ केरल के द्वारा किया जाता है रबर उत्पादन। ये याद रखिएगा, इसीलिए प्रथम राज्य अगर पूछे भारत का कि रबर उत्पादन में कौन है तो वो केरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि लूनी नदी जो है वो कहाँ खत्म होती है। ऑप्शन ए कच्छ के रण में, ऑप्शन बी अरब सागर में, या ऑप्शन सी साबरमती के संगम में, या ऑप्शन डी माउंट आबू पर। तो याद रखिएगा गाइस लूनी नदी जो है वो हमारा कच्छ के रण में खत्म होती है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा जो है वो कौन, बताइए सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा था। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी नागालैंड। बस याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल है। अगर आपसे पूछे कि भारत का नहीं देश का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है तो वो हमारा बांग्लादेश हो जाएगा, लेकिन भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य वो हमारा पश्चिम बंगाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है। तो बताइए चचनामा जो है वो कहाँ के इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी कश्मीर, या ऑप्शन डी राजस्थान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो चचनामा है वो सिंध के इतिहास से संबंधित है, ठीक है। और ये चचनामा जो है वो फारसी में लिखा गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सिंध के इतिहास का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है चचनामा के, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 41 का है कि बाइनरी प्रणाली में 1 किलो बाइट में कितने बाइट बराबर होता है, ठीक है। तो बताइए कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट बराबर होता है बाइनरी प्रणाली में, ठीक है। आपसे ये भी बोला है। तो ऑप्शन ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1048 बाइट, ऑप्शन सी 1012 बाइट, या ऑप्शन सी 1042 बाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1024 बाइट जो है वो 1 किलो बाइट के बराबर होता है बाइनरी प्रणाली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। और 42 कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी आदिल शाह, ऑप्शन सी हसन गंगू, या ऑप्शन डी फिरोज शाह। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहमानी साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो हसन गंगू थे। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी ये भी लिख लीजिएगा guys, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 1347 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1347 में जो है वो बहमानी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि किन राज्यों की सिंचाई रिहांद बांध परियोजना के द्वारा की जाती है। तो रिहांद बांध परियोजना की जो सिंचाई है के द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो किन राज्यों के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए गुजरात तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश तथा बिहार, या ऑप्शन डी उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश तथा बिहार, यानी कि जो रिहांद बांध परियोजना की जो सिंचाई की जाती है जिस राज्यों की वो है उत्तर प्रदेश तथा बिहार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन सो गाइस क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल,
या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइस दही में जिस प्रकार का अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि केंद्र में मंत्रियों की परिषद के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केंद्र में जो मंत्रियों की परिषद के लिए जिम्मेदार है वो हमारा लोकसभा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी इनमें से कौन सी है। तो ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी नमचा बरवा या ऑप्शन डी अन्नापूर्णा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो हमारा नमचा बरवा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में अरावली पर्वत श्रेणियां जो है वो स्थित है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए अरावली पर्वत श्रेणियां जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी उड़ीसा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। सो गाइस ऐसे तो अरावली पर्वत जो है गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तथा दिल्ली से जो है 800 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, लेकिन जो 80% जो अरावली पर्वत का भाग है, वैसे तो 80% भाग जो है वो हमारा राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अरावली पर्वत जो है वो सबसे प्राचीनतम पर्वत है, ये भी याद रखिएगा। ये सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो हमारा अरावली है, ठीक है। और अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है गाइस वो है गुरु शिखर, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 48 करें कि एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण आप समझ रहे हैं, यानी बेस जो होता है स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन ए सेवाओं द्वारा, ऑप्शन बी उद्योगों द्वारा, ऑप्शन सी कृषकों द्वारा या ऑप्शन डी तीनों के द्वारा। तो गाइस इसमें जो है वो तीनों का योगदान होता है। एक अर्थव्यवस्था के लिए कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा और सेवाओं द्वारा तीनों का जो वो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसी से हमारी अर्थव्यवस्था की जो है वो आधार संरचना का निर्माण होता है, जिसमें कृषि जो है वो हमारा प्रथम सेक्टर होता है, उद्योग जो है वो हमारा द्वितीय सेक्टर है, और सेवा जो है वो हमारा तृतीय सेक्टर है। तो इस तीनों को मिला के जो है वो हमारा आधार संरचना का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा तीनों के द्वारा, ठीक है। बहुत लोग कृषि के द्वारा मार देते हैं, जो कि गलत आंसर है, तीनों के द्वारा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया गाइस। अगर आपको यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, प्लीज गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए, न्याय पंचायत के कार्य के रूप में जो है कौन सा कथन गलत है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए कि न्याय पंचायत के रूप में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए यह किसानों को ऋण देता है न्याय पंचायत, या ऑप्शन बी यह स्वास्थ्य केंद्र चलाता है, या ऑप्शन सी यह गांव के स्कूलों का रख रखाव करता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो किसानों को ऋण देने का काम न्याय पंचायत का नहीं, क्योंकि ये न्याय पंचायत इसका काम न्याय दिलाना है, ना कि ऋण देना। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र चलाना, इसका भी मैं बोली कि ये न्याय पंचायत है, यानी न्याय का काम करेगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और ये गांव के स्कूलों को रख रखाव करना नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये सभी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो होपफुली गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज गाइस मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा गाइस, एंड प्लीज 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 गाइस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ, एंड प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज प्लीज गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।